नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कैप्सूल सीरीज 2.0 में इंडियन ज्योग्राफी को। और हालचाल सबका बढ़िया है ना? पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब हम लोगों का बच गई है। देखिए हम लोग कैप्सूल 1, कैप्सूल 2 और जो कैप्सूल 3 अभी हम लोगों का कंटिन्यू है, ये हम लोगों का कंप्लीट है। ओवर ओवर अब यहाँ यहाँ जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आप ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक के बस प्रैक्टिस करना है भाई। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हम तो क्वेश्चन करवा ही रहे हैं प्रैक्टिस, शानदार शानदार क्वेश्चन। और जब हम पढ़ाने के दौरान आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिया हूँ मैंने, आपका 6 से 12 तक। ये पहला टॉपिक, दूसरे टॉपिक है। पॉलिटी में भी मैंने सेम 1 और दूसरा जो टॉपिक पूरा किया है आपका पूरा डी से उठाइए, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक के सवाल, एनसीईआरटी का पूरा चीज़ हमने कवर किया। अब ये वाला जो टॉपिक है और कैप्सूल 4 जो अभी आने वाला है आपका रिवर सिस्टम, ये अपने आप में बड़ा एक समुद्र है भाई, ठीक है ना। रिवर, ये तो हमने माउंटेन चैप्टर को बहुत शानदार वे में, इसमें 2 क्लास और लगेगा मुझे, जब आज आपका एक क्लास और एक क्लास कल आपका, यानी आपका माउंटेन खत्म। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इसी मंथ में, मई में आपका पूरा का पूरा माउंटेन खत्म होगा। और जब लास्ट क्लास में लूँगा इसका, वो तो बस रिवीजन कराऊंगा। उसमें आप देखिएगा कि आपका पूरा का, देखिए पूरा मैप आपके माइंड में घूमेगा सारे माउंटेन का, ठीक है ना। एकदम नॉर्थ से चलेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी कि ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे और उससे भी ऊपर जाएंगे, पामीर के पठार से हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से लेके कुनलुन पर्वत श्रेणी से लेते हुए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, फिर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुण किसके आंचल में? मीरा के आंचल में, यानी कि मीरी। मीरी क्या था आपका? एक पर्वत श्रेणी था। क्या हुआ था मीरा के चक्कर में? वो पटका गया था डफली बजाते हुए। डफला एक पर्वत श्रेणी का नाम था, पटका गया था। पटकई बूम हिल्स आपको याद आ रही होगी। कब निकला था? भोर में, अभोर पर्वत श्रेणी। और क्यों? क्योंकि मौसम यानी कि मिशमी। देन नागालैंड में नागा हिल्स आपको मिला, मणिपुर में आपको मणिपुर हिल्स मिला। देन मिजोरम में मैंने आपको बताया था मीजो हिल्स, और मीजो हिल्स के उत्तर पार्ट को हम लोग क्या कर रहे थे? लुसाई पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद मेघालय में मैंने आपको 3 पर्वत श्रेणियां याद करवाया था, गारो, खासी, जैंतिया। और मैंने ये बात बतलाई थी कि जो मेघालय आप देख रहे हैं साहब, यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको मेघालय दिख रहा है, गारो, खासी, जैंतिया, ये किसका विस्तार है, एक्सटेंशन है? तो छोटा नागपुर पठार का ही ये एक्सटेंशन है। लेकिन आपने अरुणाचल प्रदेश में, असम में 2 पर्वत, कौन कौन सा? असम में याद करिए असीम। कैसा असीम? तो आप कौन असीम दिख रहे थे? मिहिर से मिकिर हो गया था। और क्यों? क्योंकि वो रंगा हुआ था, रेंगन पर्वत श्रेणी, याद आ रहा ना। तो ये सभी किसके विस्तार विस्तार थे? तो वृहद हिमालय के विस्तार थे। चलिए फिर वहां से अब हम लोग फिर वापस जब लौटेंगे रिवीजन क्लास में, तो आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, यानी कि माउंटेन ऑफ पेनिनसुला इंडिया। यानी आप इसको ऐसे भी सिंपल थेड भाषा में जो कहते हैं, साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत जिसकी आप बात करते हैं ना, दक्षिण भारत में जो भी पर्वत है उसके बारे आपको अब मेनली पढ़ना है। क्योंकि आपने नॉर्थ का पार्ट देख लिया यहाँ पे पूरा, आपने ये ईस्टर्न पार्ट में पूरा पर्वत देख लिया है। अब मेनली आप लोग एक तो मिडिल, ठीक है ना, मिडिल इंडिया में आप देखेंगे पर्वत, और फिर आप लोग साउथ इंडिया में देखेंगे। क्लियर है भाई? चलिए दूसरी बात, नोट्स आपको सारा अपलोड कर दिया गया है। ये माउंटेन वाला नोट्स कम से कम मुझे लगता है कि 17 से 18, मान के चलिए 20 पेज का ये नोट्स है। और मतलब ये 20 पेज का नोट्स पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है आपका। यूपीएससी के लिए बैठिए, चाहे आप बीपीएससी के लिए बैठिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो अच्छे से कवर कर लीजिए भाई। कितना दिन, देखिए अगर ऐसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे ना, ऐसे पढ़िएगा तो ही आपका जीके स्ट्रांग होगा। और जीके आपको रटना नहीं पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा साहब। मेहनत करना मतलब क्या? जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी यार, बस आप 2 बार इसको ऐसे ही रिवीजन कर लीजिए, बस 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपने कैप्सूल 1 को अगर वैसे ही किया है, कैप्सूल 2 को वैसे ही किया है, तो आप भूले नहीं होंगे। कैप्सूल 3 में भी बस यही काम कर लीजिएगा। और रिवर जैसे ही खत्म होगा, मतलब अब ये आप लोग क्यों बोलते हैं कि सर ज्योग्राफी का 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? अरे भाई ज्योग्राफी का बैकबोन हम लोग तोड़ देंगे, समझ गए ना? बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो बस आप समझ लीजिए, इसके बाद ज्योग्राफी में लोड नहीं रहेगा पढ़ने में, आपको समझने में, माथा दर्द जो अभी आपको हो रहा होगा ना पढ़ने में,
तो ये देखिए, माथा दर्द तब होता है जब आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं या आपको पढ़ाने वाला भी इतना मेहनत करता है। बाकी चलिए, बिना देर के हुए अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो शायद आपका यूट्यूब पे भी जाएगा। तो अगर आपको लगता है यूट्यूब पे आप लोग जो देख रहे हैं कि इस कोर्स में और जो आपका जीके एक डर है, इस जीके के डर को अगर आपको खत्म करना है तो एक बार हमारे साथ जुड़िए इस कैप्सूल सीरीज 2.0 में, ठीक है ना। ये कैप्सूल सीरीज 2.0 में जुड़िएगा, इसमें बहुत अलग तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। और रही बात सिलेबस कंप्लीट करने की, तो भाई देखिए, मैं आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका जीके का डर खत्म करने आया हूँ। अब जिस दिन आप कह दीजिएगा सर सिलेबस खत्म कर दीजिए, तो यकीन मानिए यूट्यूब पर मैंने कैप्सूल 1 स्टार्ट किया था कि सिलेबस कंप्लीट हुआ था, लेकिन आपका ये डर नहीं खत्म हुआ होगा। आप बैठिएगा एग्जामिनेशन में तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब इसको जैसे पढ़ा रहे हैं ये अल्टीमेट है भाई, अंतिम, ये बोला जाता है ना कि अंतिम हमारी तैयारियां या अंतिम जोड़। अब इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो मतलब आपके अंदर से ना, यार काश पढ़ लिए होते, ये वर्ड नहीं निकलेगा। और ये वर्ड नहीं निकल रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अच्छा स्टूडेंट जो टॉपर है ना, वो भी वो क्वेश्चन में गलती करेगा या वो स्किप करेगा उस क्वेश्चन को। बाकी आयोग कुछ सवाल ऐसे देते हैं जीके में जो आपसे नहीं बनेंगे भाई। जवाब आपको मिल गया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो चाहते हैं लेना, 499 फी है। और मेरे जितने पेड स्टूडेंट्स हैं भाई, जरूर रिकमेंड करिएगा आप अपने दोस्तों तक, क्योंकि आपके साथ इतना मेहनत के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। चलिए देखिए भाई, भारत को जब आप देख रहे होते हैं तो ये आपका भारत है, आपका इन द सेंस कि हमारा भी भारत है ये। तो चलिए, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें पहले दिखा दूं। अगर आप, मैं बात करूंगा तो यहाँ तक का जो सेक्टर आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पार्ट हो गया है आपका, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ये पूरा नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया। ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये पार्ट को आप क्या कह सकते हैं, ये पार्ट को आप मिडिल कह सकते हैं, मिडिल इंडिया कह सकते हैं, मध्य भारत कह सकते हैं। और इसको आप क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत कहते भी है। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं अभी आपको, ऐसा इसलिए बता रहा हूं सर, क्योंकि आपने जो नॉर्थ इंडिया की जो आप बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया के जितने भी आपने माउंटेन थे आपने कंप्लीट कर लिया। ये नॉर्थ ईस्ट के भी माउंटेन को आपने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया, यानी नॉर्थ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। नॉर्थ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल इंडिया में जो माउंटेन है, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया में जो आपके पास माउंटेन बचा हुआ पढ़ना। क्लियर है। तो देखिए, लोड अब ज़्यादा नहीं है, लोड हमने मैक्सिमम आपका ख़त्म कर दिया है। आज के बाद कल आपका ये पूरा का पूरा साउथ इंडिया भी खत्म, मिडिल इंडिया भी खत्म हो जाएगा, आज और कल पढ़ने के बाद, यानी कि पूरा माउंटेन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया ना भाई, देख लिया आपने मिडिल इंडिया साउथ इंडिया। चलिए, ये इससे आप रूबरू हो गए हैं। चलिए भाई, अच्छा, अब आपको अगर मैं प्रायद्वीप पे कहता हूँ, प्रायद्वीप पे भारत कहता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन तो होता नहीं है ना। प्रायद्वीप पे भारत कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब, प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत का वह सेक्टर, वह क्षेत्र जो 3 और क्या होगा, पानी से घिरा होगा। यानी कि जब आप भारत का दक्षिण भारत देख रहे होते हैं इस प्रकार से, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला क्षेत्र, तो इधर अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से तीनों ओर से घिरी हुई है। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि दक्षिण भारत या फिर साउथ इंडिया। चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कितना अच्छे से याद है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपको यूनियन टेरिटरी, इस यूनियन टेरिटरी का क्या आप नाम बता पा रहे हैं। इस यूनियन टेरिटरी का नाम मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से। ये रहा आपका एक यूनियन टेरिटरी। क्या इस यूनियन टेरिटरी को आप पहचान पा रहे हैं, पहचान पा रहे तो कमेंट करिएगा। ये है आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान है, ठीक है ना। ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा, और ये आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद ये पंजाब है, पंजाब की जरूरत नहीं है। मेन हमें राजस्थान दिखलाना है, गुजरात दिखलाना है, और आपको हरियाणा दिखलाना है, और ये आपको दिल्ली दिखलाना है, ठीक है। चलिए, इसको अभी हम थोड़ा सा रब करते हैं फिर से आपको। मैं कुछ देखिए, मैं एकदम आ गया हूँ आपके मिडिल इंडिया। मैं मिडिल इंडिया में जो पर्वत है ना, यानी मध्य भारत में, यानी ये वाला जो सेक्टर आपको दिख रहा है पूरा मध्य भारत, क्योंकि ये तो आपका पूरा नॉर्थ हो गया है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और इसके नीचे आपका साउथ हो गया। यानी यहाँ पे जो पर्वत है उसके बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये क्लास स्टार्ट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका ये हो गया क्या, राजस्थान। ये क्या हो गया आपका, राजस्थान। ये हो गया आपका गुजरात, और ये हो गया आपका हरियाणा, और ये हो गया आपका दिल्ली। और आपको पता है श्रेणी के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका एक श्रेणी। अब इसमें बहुत सारी क्या होंगी, चोटियां होंगी।
तो मैंने आपको ये बतलाया था कि भाई जो श्रेणी होती है ना, ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं, श्रेणी अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर मैं राजस्थान कह रहा हूं तो वो राजस्थान का मतलब ये कि वो भी कोई भी श्रेणी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं। जैसे कि चलिए मैं नाम ले ही ले रहा हूं, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रेणी। तो अगर इसका विस्तार पूछा जाएगा तो इसका मैक्सिमम विस्तार आपको जो देखने को मिलता है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है ना, मैक्सिमम विस्तार आपको राजस्थान में है। इसका कुछ पार्ट गुजरात में भी है, थोड़ा हरियाणा में भी देखने को मिलता है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बना देता हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा आपको दिल्ली में भी, थोड़ा सा हरियाणा में भी, और मैक्सिमम विस्तार आपको राजस्थान में और थोड़ा सा आपको गुजरात में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया इतना दूर तक, ठीक है, ये हो गया विस्तार किसका, ये अरावली पर्वत श्रेणी का। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ है, गुजरात में भी है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट आप देख रहे हैं हरियाणा में, और थोड़ा सा पार्ट आपका दिल्ली में है। अब ये जो आपको दिल्ली में दिख रहा है अरावली पर्वत श्रेणी, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिल्ली में दिख रहा है ना, ये अरावली पर्वत श्रेणी, मैं गोल कर रहा हूं मार्क को, ये अरावली पर्वत श्रेणी दिल्ली में एक नए नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं रायसीना हिल्स, ठीक है ना, इसे हम क्या नाम देते हैं, रायसीना हिल्स। अब ये रायसीना हिल्स के ऊपर ही राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो कई बार आपका सवाल पूछा गया है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं जहां वो निवास करते हैं, राष्ट्रपति भवन जो बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन कौन से हिल पे स्थित है, तो ये आपका जो दिखाया गया ये कौन सा हिल है आपका, तो इसे आप कहेंगे रायसीना हिल्स। अब ये रायसीना हिल्स किसका एक्सटेंशन पार्ट है, किसका विस्तार है, तो आप समझ पा रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, जिसको हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं, रायसीना हिल्स। चलिए साहब इतना क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। आइए 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 एक बार फिर से लेते हैं हम लोग। तो हमने आपको क्या बताया सर, अभी अरावली पर्वत श्रेणी का एक्सटेंशन बतला दिया है कि उसका विस्तार आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हो भी गया होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे ये रहा पार्ट, आपको ये जो दिखाया गया है ये अरावली पर्वत श्रेणी है, एक मिनट भाई, चलिए ये जो आपको दिख रहा है इसे हम नाम क्या देंगे, इसे हम नाम देंगे अरावली पर्वत श्रेणी। क्या नाम देंगे इसे, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का अगर मैं विस्तार पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे सर। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर आपसे कोई भी पूछ लेगा तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान सा सवाल है ये, तो इसकी विस्तार की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में मिलेगा, आप कहेंगे सर, ठीक है सर। इसके बाद आप कहेंगे थोड़ा सा इसका विस्तार गुजरात में भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको हरियाणा में भी देखने को मिलता है, और थोड़ा सा आपको दिल्ली में भी देखने को मिलता है। और यही दिल्ली में इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं रायसीना हिल्स कहते हैं। और इसी रायसीना हिल्स में क्या स्थित है, आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब आपको कोई दिक्कत है अभी तक, आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। अगर आपको मैं यहां पे पूछूं कि जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है ये किधर से किधर आपका स्थित है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका जो आप फिगर दिखाए हैं जस्ट लाइक उत्तर से दक्षिण आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, यही बोलेंगे आप, बिल्कुल। दूसरा सबसे पॉइंट, तो चलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि इसकी जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम है, ठीक है ना, जो विस्तार है या फिर जो स्थित है वो किधर है, तो आपका ये स्थित किधर से किधर है, तो उत्तर से दक्षिण स्थित है, ठीक है ना, मैं बस ये लिख दे रहा हूं। देखिए ये सब आपका पूछेगा उत्तर से दक्षिण स्थित है, उत्तर से दक्षिण स्थित है। अगर आपको हिमालय के बारे में पूछ लिया जाएगा तो पूर्व से पश्चिम, याद करिए, और पूर्व से पश्चिम में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरा, अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो याद करिए मैंने आपको याद करवाया है, चौथे नंबर पे आता है भारत के हिमालय पर्वत श्रेणी। पहला आपको मैंने बतलाया था एंडीज रॉकी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद है कि नहीं याद है, चलिए इसलिए ये भी पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, अगर आप अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में याद करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने आपको 4 माउंटेन टाइप पढ़ाए थे, क्या आपको याद आ रहा, एक मैंने आपको बतलाया था फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, हिमालय का एग्जांपल दिया था, यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत मैंने बोला था। दूसरा इसका बात किया जाए तो ये पहला हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बतलाया था भाई, वॉल्केनिक, ठीक है ना, वॉल्केनिक माउंटेन किसका एग्जांपल मैंने बतलाया था, एंडीज एंड रॉकीज। चलिए इसको हटा दीजिए, ये अभी हमारा नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझाया भाई।
फिर नेक्स्ट हमने बताया आपको ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ब्लॉक माउंटेन में मैंने क्या बताया था कि दो प्लेटें जो होते हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, जिससे हम कहते हैं भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटी का भी फॉर्मेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल आप अभी देखेंगे सतपुड़ा, आज ही आप उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जब आप देखेंगे तो फोर्थ नंबर में जब आप देख रहे होंगे तो आपको मिलता है एक रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, यानी क्यों अपनी वृद्धा अवस्था में पहुंच गई है, यानी कि सबसे पुरानी ये पर्वत श्रेणी होगी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? अरावली पर्वत श्रेणी। तो चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, सबसे पुराना अगर पर्वत आपसे पूछ लिया जाएगा, एक तो अरावली और दूसरा आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, चलिए लिखिएगा आप लोग। देखिए आपको लिखना नहीं है, मैं बस यहाँ लिखते चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। नोट्स मिलेगा, ये सारा पॉइंट मिलेगा। यानी ये क्या है? यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो आप क्या कहेंगे सर? ये अवशिष्ट, ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये नवीन मोड़दार पर्वत भी नहीं है, ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन भी नहीं है। ये क्या है आपका? तो रेसिडुअल माउंटेन है। ये क्या है आपका? रेसिडुअल माउंटेन है सर। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होगा, ये आपका रेसिडुअल माउंटेन है, यानी ये क्या है? यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। इसका विस्तार क्लियर हो गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम राजस्थान में मिलता है, कुछ पार्ट गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी है। अब मैंने रायसीना का भी कंसेप्ट दे दिया है, रायसीना हिल्स के बारे में मैंने समझा दिया है। रायसीना हिल्स, और ये एक्सटेंशन पार्ट है किसका? अरावली का, जहां पे आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है। चलिए ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। अब ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आइए अरावली पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हैं, इसमें भाई मैंने क्या बोला? बहुत सारी चोटियां होंगी। तो इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जो आपको याद करना है, ठीक है ना? दो चोटियां इसमें आपको याद करना मेनली। एक सबसे पहले अभी मैं आपको याद करा दूं। देखिए अब अगर आपसे पूछ लिया जाए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बतलाइए, तो ये जो चोटी है जिसे हम लोग कहते हैं गुरु शिखर, ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं हम लोग? गुरु शिखर चोटी, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरु शिखर चोटी। देखिए लिखते चलिएगा चोटी श्रेणी, इसके बीच का डिफरेंस को समझिएगा सर। ये कहाँ स्थित है एक्चुअली? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक जिला है जिसे कहते हैं सिरोही जिला। ये आपके राजस्थान के सिरोही जिला में गुरु शिखर चोटी स्थित है, जिसकी हाइट आपको याद रखना है, बहुत पुरानी चोटी है भाई, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। और नेक्स्ट चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए सर, सबसे ऊंची चोटी किसकी? अरावली की, तो आप क्या कहेंगे सर? हम इसे कहेंगे सर क्या है? आपका गुरु शिखर है। क्या कहेंगे सर? गुरु शिखर है। क्या कहेंगे सर? गुरु शिखर है। कितनी हाइट है? 1722 मीटर है इसकी हाइट। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना भाई? यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो विश्व की प्राचीनतम, ठीक है ना, विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणी में से एक पर्वत श्रेणी है, विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणी है ये। और ये कौन से काल पे बना था ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये बस याद कर लीजिए, ये कल्प यानी कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ ना, बहुत सारे 5-6 महाकल्प है, उसको मैं समझाऊंगा एट द एंड, वो बस समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको आप समझ जाइएगा ना। तो जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी कौन से कल्प, कौन से युग या कौन से महाकल्प में ये निर्माण हुआ, तो इसे हम कहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, ठीक है ना, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है ना। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में ये पर्वत श्रेणी बना था। अब इस समय भाई कोई भी जीवन नहीं था, कोई वायरस, कोई जीवाणु, कोई कीटनाशक, कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया नहीं था, इसलिए इस अरावली पर्वत श्रेणी में कुछ जीवाश्म भी नहीं पाए गए थे उस समय, ठीक है। तो इस समय प्री कैम्ब्रियन का महाकल्प में इस अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, कोई जीवाश्म नहीं मिलता है आपको। और इस अरावली पर्वत श्रेणी के अगर पश्चिम में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बतलाया था भाई, यहाँ मैंने आपको बतलाया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर बना दे रहा हूँ, ये आपका थार मरुस्थल स्थित है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका थार मरुस्थल है। तो किधर स्थित है? ध्यान से देखिएगा, थार मरुस्थल स्थित है। तो ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में है ना, इस साइड आपका क्या है? ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिम साइड हुआ। तो पश्चिम में क्या स्थित है भाई? पश्चिम में क्या स्थित है? तो थार मरुस्थल स्थित है। चलिए भाई क्लियर हो गया भाई, चलिए थार मरुस्थल स्थित है क्या? अब इतना पॉइंट आपको क्लियर है। अब एक पॉइंट और मैं बता दूं कि ये जो आप गुरु शिखर पर्वत जो आप देख रहे हैं, जस्ट इसके बगल में ही एक और चोटी आपको मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं माउंट आबू। इसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है आपका
माउंट आबू। बहुत अच्छा सवाल यहां से बनता है आपका। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी क्या है आपका? गुरु शिखर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी के बाद कौन सी है? तो माउंट आबू है, जो कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है ना। और ये मेनली फेमस या प्रसिद्ध किस धर्म के लिए है? तो याद रखिएगा, ये आपका जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। इस पॉइंट को क्या करना है, हमें नोट डाउन करना है। और जैन धर्म के लिए फेमस है, इसलिए यहीं पर इसी माउंट आबू में आपका दिलवारा का जैन मंदिर इस माउंट आबू में स्थित है। चलिए इसको मैं पॉइंट में नोट डाउन कर देता हूं। गुरु शिखर के बाद आपसे पूछा जाएगा दूसरी ऊंची चोटी अरावली की, तो आप क्या कहेंगे? माउंट आबू। जो चोटी है ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। और ये फेमस किसके लिए है? तो जैन धर्म के लिए फेमस है। और इसी माउंट आबू में आपको क्या मिलता है सर? दिलवाड़ा का, ठीक है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है भाई। चलिए, तो अरावली पर्वत श्रेणी खत्म। अब कहीं से भी अरावली पर्वत श्रेणी का क्वेश्चन उठाइएगा आपका बनेगा। अब सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए, अरावली पर्वत श्रेणी को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ये जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है, ये है आपका अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है भाई। ये हो गया आपका अरावली पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार कहां से कहां है? तो याद करिए, गुजरात में थोड़ा सा है सबसे ज्यादा, राजस्थान में, देन हरियाणा में, और थोड़ा सा आपको दिल्ली में है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, जहां आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट मैंने ये बोला था कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल स्थित है। चलिए सर, मैंने ये बोला था कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और इसमें मैंने ये बताया था कि ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। जस्ट गुरु शिखर के बगल में आपको एक माउंट आबू चोटी मिलती है, जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। दिलवारा का जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में ये बताया कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में या महाकाल में हुआ था, जहां कोई भी जीवाणु या जीवाश्म नहीं था, इसलिए कोई भी जीवाश्म इस अरावली पर्वत श्रेणी में नहीं पाए गए थे। नेक्स्ट आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, इसके अलावे और भी पॉइंट मैंने आपको बताया है, कौन से पर्वत का ये उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन, नवीन मोरदार, तो आप कहेंगे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, क्योंकि ये सबसे पुरानी है। और अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में वही पर्वत को रखा जाता है जो सबसे पुरानी यानी कि अपनी वृद्धावस्था में आ गई है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी जो आप राजस्थान में देख रहे हैं, थोड़ा गुजरात में देख रहे हैं, थोड़ा हरियाणा में, और थोड़ा जो दिल्ली में दिख रहा है ना, ये अपने वृद्धावस्था में पहुंच गई है। बहुत अधिक इसकी हाइट नहीं मिलेगी। अभी ये अपर्दन इसका होते जा रहा है सूर्य की किरणों के कारण, वर्षा के बारिशों के कारण। अब ये जो चट्टानें इसकी क्या हो रही है? अपर्दन हो रही है धीरे धीरे। क्लियर है भाई? यानी वृद्धावस्था में कुछ समय के बाद आप देखेंगे एक समतल मैदान बन जाएगा ये अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, कुछ समय के बाद। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया भाई। सारी पॉइंट हमने आपको रिवाइज करवा दिया। ये अगर पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण स्थित है। ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उत्तर से दक्षिण, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, रायसीना राष्ट्रपति भवन की अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। रायसीना राष्ट्रपति भवन स्थित है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, याद आ रहा हो ना? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में मैंने करवा दिया। प्री कैम्बियन काल में बना हुआ है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। माउंट आबू यहीं स्थित है राजस्थान में, जैन धर्म, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। होप शो आपका अरावली पर्वत श्रेणी क्लियर हो गया अब आपका। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर दिखेगी, तो ज्यादा स्मूथ वे में पढ़ने में मजा भी आएगा। तो अगर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात की जाए, तो ये जो आपको खंडों में जो बटा हुआ आपको दिख रहा है, मैं कलर वही रखूंगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी, या इसे ही विंध्य पर्वत कहा जाता है। ये हो गया आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, या इसी को आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया आपका विंध्य पर्वत श्रेणी या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। चलिए साहब, क्लियर है? तो यानी अब मेन टारगेट हमारा क्या है सर? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में कंप्लीट करना। इसके बाद आपके जो यहाँ पे ये जो पर्वत आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और यही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है। इसका बस नाम अलग है, इसे हम कहते हैं महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी। और ये हो गया आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये 3 खंडों में विभाजित है।
ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है, ये भी सतपुरा पर्वत श्रेणी है, ये भी सतपुरा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, बस इसका नाम अलग है। इसे हम कहेंगे महादेव, इसे हम कहेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी। समझ में आ गया भाई, क्लियर है कि नहीं? ये हो गया आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी, इसी का एक्सटेंशन पार्ट है। जैसे कि आपने नॉर्थ ईस्ट के जो पर्वत को पढ़े थे, ये जो आपका वृहद हिमालय आ रहा था, ये वृहद हिमालय अरुणाचल प्रदेश के नमछा बड़वा से, ये आपका इसका एक्सटेंशन पार्ट आपको मैंने यहाँ पे दिखलाया था ना जी। यही एक्सटेंशन पार्ट यहाँ पे फिर बंगाल की जो खाड़ी है इस पानी में डूब गया है, और फिर थोड़ा कहीं कहीं ऐसे उठा हुआ है जो द्वीप का फॉर्मेशन किया है, जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। उसी प्रकार ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का एक्सटेंशन पार्ट आपको दिखता है, ये हो गया आपका महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये मैकाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? तो ये आपका क्या है, श्रेणी है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी क्या होंगी, चोटियां होंगी, इसमें भी बहुत सारी ऐसी ऐसी क्या होगी, चोटियां होगी, इसमें भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चोटियां होंगी। ठीक है, तो ये जो चोटियां हैं ये किसकी चोटियां हैं, ये किसकी चोटियां, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी का ही चोटियां, बस नाम अलग है। दूसरा पॉइंट, अब ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये तो आपको मैंने सतपुरा पर्वत श्रेणी का कंसेप्ट दे दिया। तो चलिए, सतपुरा पर्वत श्रेणी, ये महादेव पर्वत श्रेणी और ये मैकाल पर्वत श्रेणी, क्लियर हो गया। ये क्या है, सतपुरा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, जस्ट नाम अलग है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले अभी हम लोग को पढ़ना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो चलिए यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी को भी निपटाते हैं अब हम लोग। सेकेंड नंबर में अब हम लोग देखने वाले हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, इसे ही हम लोग कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। चलिए भाई, विंध्य पर्वत श्रेणी, सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, यह भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। और अगर प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कह दिए, इसका मतलब ये क्या है भाई, वृद्धा अवस्था में पहुंच चुका है। वृद्धा अवस्था में यानी इसका क्षरण हो रहा होगा, और अगर क्षरण हो रहा है सर, तो ये कौन से माउंटेन पर्वत कहलाएगा, तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी यानी कि रेसिडुअल माउंटेन कहलाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो यह क्या है, विश्व की सबसे भारत में 2 पर्वत श्रेणी याद रखना है, 2 पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है साहब, ये 2 पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है, अरावली पर्वत श्रेणी और नेक्स्ट आपको ये जो दिख रहा है आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। जो आप किसका माउंटेन का उदाहरण देंगे, तो ये आपका रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल आप देंगे। चलिए, तो इसको मैं लिखता हूं सबसे पहले, या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम क्या है आपकी पर्वत श्रेणी है। क्लियर है सर? नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन से पर्वत का उदाहरण होगा, तो आप कहेंगे सर ये अपशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है कहने का मतलब ये रेसिडुअल माउंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, रेसिडुअल माउंटेन हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत अभी तक, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं है सर। अब नेक्स्ट बात कीजिएगा, इसमें जो है ना आपको चूना पत्थर बहुत अधिक मिलेगा, तो चूना पत्थर की फैक्ट्रियां आपको यहां पर मिलेगी। तो ये हम लोग जब ज्योग्राफी में संसाधन इंडस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो समझिएगा क्यों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार आपको देखने को मिलता है, पहले इसके विस्तार को समझिए, ये कहां से कहां तक फैला हुआ। तो ये आपको गुजरात में भी मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको गुजरात में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, एंड देन आपको झारखंड में मिलेगा। इसीलिए झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ विंध्याचल पर्वत का क्या है, विस्तार है, और विंध्याचल पर्वत में आपको कौन सा खनिज, तो चूना पत्थर अधिक आपको देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे पर्वतों का रिलेशन होता है सर। चलिए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया सर। तो ये आपका हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। अब एक पॉइंट आपको ये सबसे याद रखना है कि जो भारत को 2 भाग में बांटने का जो काम करता है, यानी कि भारत को 2 भाग में बांटने का काम, मतलब समझिए कि यहां से आप बोलते हैं ये आपका नॉर्थ हो गया है, और यहां से हम लोग कहते हैं साउथ। तो ये आपका कौन करता है, भारत को 2 भाग में बांटने का काम, तो यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी करता है। यानी भारत को 2 भाग में बांटने का काम करता है, भारत को 2 भाग में बांटने का काम करता है, भारत को 2 भाग में बांटता है। किसमें किसमें? उत्तर और दक्षिण भारत में। क्लियर हो गया भाई? चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पर्वत श्रेणी का निर्माण कौन से कल्प में या कौन से युग में हुआ था, तो इसको आप कहेंगे कैलिडोलियन काल में हुआ था। ठीक है ना, कौन सा काल में हुआ था, कैलिडोलियन, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, कैलिडोनियन काल में हुआ था, कैलिडोनियन काल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पीसीएस वगैरह के लिए कान बंद करके नहीं है, कान खोल करके जाइए कि कैलिडोनियन काल में इसका निर्माण हुआ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। अब भाई ये पर्वत श्रेणी है, तो इसमें तो चोटियां होगी, तो अब आपको याद करना होगा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए सर। तो देखिए, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको जो दिख रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको जो है,
ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको जो दिखेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी को सद्भावना शिखर, ठीक है ना, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रहेगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है साहब, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो नाम याद हो जाएगा आपका सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और हाइट एकदम याद रखिएगा इसका 2467 मीटर, ऊपर नीचे होगा भाई, किताबों में भी अलग, गूगल में भी अलग मिलेगा। अब इसका विस्तार देखिए कैसे है, तो ये पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। देखिए ये सब फंसाएगा भाई, देखिए 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। बोलेगा निम्न में से कौन से पर्वत श्रेणी का, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कैसे, देखिए फंसाने, देखिए सेटर चाहे तो जैसे चाहे आपको वैसे फंसा देगा। आप वो क्वेश्चन ना तो आपने कहीं पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, वहां भी आपको नहीं मिलेगा। अब आपको फंसाएगा ऐसे कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो सेटर ज्योग्राफी का काफी स्पेशलिस्ट है, उसको 4 को क्वेश्चन बनाना है, 2 को क्वेश्चन बनाना है ज्योग्राफी से, और माउंटेन चैप्टर से लेना है, तो भाई वो कितना रिसर्च करके बनाएगा और फंसा सकता है आपको। आप सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व स्थित है, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट स्थित है। अब आपको एक ऑप्शन दे देगा अरावली पर्वत श्रेणी, पहला। सेकेंड ऑप्शन में दे देगा आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी। थर्ड आपको दे देगा अरावली, थर्ड आपको क्या दे देगा, थर्ड आपको दे देगा वृहद हिमालय, ठीक है ना, थर्ड आपको दे देगा वृहद हिमालय। चौथा आपको दे देगा एक और पर्वत श्रेणी का नाम एंडीज पर्वत दे देगा। चलिए मान के चलते हैं एंडीज पर्वत। तो भैया देखिए, अब ऑप्शन में आपको ऐसे रहेगा, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 2 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी केवल आपका 2 और 3 सही है। और अगर एक और ऑप्शन दे देगा तो भाई इनमें से कोई नहीं यार, एक से ज़्यादा सही। तो भाई देखिए, ये तो चलिए अभी ऑप्शन हटा दीजिए, बहुत टिपिकल हो जाएगा। 2 और 3 यानी कि विंध्य पर्वत श्रेणी और आपकी जो है वृहद हिमालय पश्चिम से पूर्व क्या है, स्थित है। समझ में ना। तो अब ये इसलिए ना कह रहे हैं कि कहाँ रटिएगा सर, कितना जीके रटिएगा, कितना किताब को, कोई भी किताब भाई, कोई भी किताब, कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, फिर सब किताब अच्छा है आपके लिए। और कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है तो कितना भी बड़ा राइटर का ले लीजिए, कुछ ना होगा भैया, ठीक है ना भाई। जो बात है क्लियर कट है भाई। चलिए, तो विंध्याचल पर्वत भी क्लियर हो गया। अब आपको कोई दुख दर्द है नहीं, इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अपने आंखों से एक बार बैठा लीजिए मैप में। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये आपका हो गया अरावली पर्वत श्रेणी जो नॉर्थ से साउथ स्थित है। चलिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सारे पॉइंट को रिकॉल करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया सर कि ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसलिए रेसिडुअल माउंटेन कहलाएगा। चूना पत्थर मिलेगा, सीमेंट फैक्ट्रियां मिलेगा। विस्तार कहाँ से मिलेगा, गुजरात में आ जाइए, मध्य प्रदेश में आ जाइए, यूपी में आ जाइए, छत्तीसगढ़ में आ जाइए, झारखंड में आ जाइए। इसके बाद ये 2 भाग में भारत को बांटता, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में। कैलिडोनियन काल में इसका निर्माण हुआ था। ऊंची चोटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सद्भावना शिखर है, 2467 मीटर हाइट है, मध्य प्रदेश में स्थित है और ये स्थित है पश्चिम से पूर्व। क्लियर हो गया भाई। अब चलिए, आज हम लोग माफ करिएगा, यहां मैंने टॉपिक लिख दिया था प्रायद्वीप भारत। एक्चुअली में आज हम लोग खत्म करने वाले थे मिडिल इंडिया के माउंटेन को, ठीक है ना, मिडिल मध्य भारत, ठीक है ना, मध्य भारत माउंटेन, मध्य भारत पर्वत को। तो कोई बात नहीं, जो भी है आपको समझ में तो आ रहा होगा ना मध्य भारत कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मध्य भारत में जो पर्वत स्थित है उसको हम लोग ने आज खत्म कर लिया। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वत, यानी कि 3 पर्वत श्रेणियां। तो आपको अब समझ में आ रहा ना, सतपुड़ा यानी कि जो आप सतपुड़ा ये देख रहे हैं, उसके बाद आप ये महादेव जी को पर्वत श्रेणी को देख रहे हैं, और मैकाल पर्वत श्रेणी को जो आप देख रहे हैं, ये तीनों अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये विस्तार किसका है, तो यही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का है। इसका विस्तार यहाँ पे है, जिसको हम महादेव कहेंगे, और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार ये है मैकाल, जिसको हम लोग मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते चलते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा नंबर भाई, तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरे नंबर पे बात करेंगे, चलिए तीसरा नंबर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सतपुड़ा, ठीक है ना, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। मेन यहां मैं लिख रहा हूं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है भाई, विस्तार है महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी। इसी का विस्तार मैं यहां लिख दे रहा हूं, महादेव एंड मैकाल पर्वत श्रेणी।
देखिए ये सब आप किताबों को पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कोई समझा ना दे। विस्तार है ये, ठीक है ना, ये विस्तार है, किसका विस्तार है, सतपुरा का। चलिए अब आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन सा माउंटेन का उदाहरण है, तो ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का ये उदाहरण है, यानी कि ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। देखिए 4 माउंटेन में अब चारों आ गया ना। पहला मैंने बताया फोल्डिंग माउंटेन, जिसका एग्जांपल हिमालय दे दिया। दूसरा ज्वालामुखी निर्मित रॉकी एंडीज है, वो भारत में है नहीं। तीसरा मैंने आपको बताया ब्लॉक माउंटेन, जो सतपुरा हो गया पर्वत श्रेणी, महादेव महकाल उसी का पार्ट हो जाएगा। और चौथा मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्या, अवशिष्ट पर्वत, एक अरावली और एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी। चलिए देखिए क्लास पहला मैंने क्यों 1 घंटा का समय लिया था, टाइप्स ऑफ माउंटेन बताने के लिए। अब हम अगर अभी अब हम आपको नहीं ना बताएंगे कि ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्मेशन होता है। 2 प्लेट था, अब याद करिए। अब ये दोनों प्लेट का डायरेक्शन अलग है। नीचे मेग्मा के कारण ये क्या कर रहा है, प्लेट मूव कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पर ऐसे माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। यही है आपका आपका सतपुरा, या फिर आप कह सकते हैं ये घाटी बन जाएगा बीच में, मैदानी इलाका टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। महादेव, फिर देन आपका बनेगा महादेव बनेगा, उसके बाद मैकाल। इसी कारण यहाँ पे 2 नदियां बताएंगे जो भारत की मैक्सिमम जो नदियां जो आप देखेंगे ना, भारत की जो मैक्सिमम नदियां आपको इधर बहेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 नदियां यही सतपुरा के पास से, ये इसका डायरेक्शन इधर, कारण यही कि ये ब्लॉक माउंटेन है, बीच में घाटी का जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। अब घाटी जैसा क्यों फॉर्मेशन हो जाता है, याद करिए, मैंने आपको बताया था भ्रंश घाटी के बारे में। कंसेप्ट क्लियर है ना भाई। चलिए साहब, चलिए रिवर सिस्टम भी बड़ा मजा आएगा, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम दिमाग लगा करके कंसेप्ट क्लियर करके। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये कैसा पर्वत है, तो ब्लॉक माउंटेन का ये भी उदाहरण है, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है सर। नेक्स्ट इसका विस्तार, चलिए देखते हैं। विस्तार से बहुत अच्छा सवाल बनेगा आपका, एकदम विस्तार तो भाई माइंड में रखिए, अच्छा एग्जाम में आपको फंसाएगा ये क्वेश्चन। अभी आपको ना लग रहा ये इजी है, अभी हम आपको इतना करवा रहे इसलिए लग रहा, आप यही 1 सप्ताह बाद पढ़िए, देखिएगा फिर कहाँ पहुंचेगा। अब आइए इसका विस्तार सबसे पहले देखते हैं। देखिए सतपुरा पर्वत श्रेणी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगर बताना चाहूं, हाँ, तो सबसे पहले इसमें आपको ये तो क्लियर हो गया, ये महादेव और मैकाल का ही इसी का विस्तार है, इसका विस्तार है। चलिए विस्तार तो हो गया। दूसरे पॉइंट में मैं इसकी सबसे ऊंची चोटी बताऊंगा। तो देखिए सतपुरा की, ठीक है ना, पूछेगा क्वेश्चन, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी, ये सब नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है, मैं लिख रहा हूं फिर भी। सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़ है, ठीक है ना। कौन है, चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, 1350 मीटर है। और याद रखिएगा ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब आप सोचेंगे सर सद्भावना शिखर जो आप बताएं, जिसकी हाइट आपने बताया 2467, इससे तो ज्यादा। भाई देखिए सद्भावना शिखर को जब आप देखेंगे ना, देखिए सद्भावना शिखर को जब आप देखेंगे तो ये मध्य भारत में नहीं आता। मध्य भारत में एक्चुअली आपका जो सतपुरा की जो ऊंची चोटी है आपका धूपगढ़, जो आपका यहां स्थित है, ये आपका है मध्य भारत का सबसे ऊंची चोटी। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सद्भावना का 2467 आपने बताया सर, मैंने बताया ना जी, देखिए यहीं पे बताया हूं आपको कि इसकी जो आपकी 2467 ये रहा। तो भाई ये हाइट सबसे मध्य भारत की ऊंची चोटी क्यों नहीं, क्योंकि ये मध्य भारत के एग्जैक्ट में नहीं आ रहा होता, मध्य भारत के जो एग्जैक्ट में आ रहा होता आपका सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़। और ये कहाँ स्थित है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा महादेव पर्वत श्रेणी में है। समझिए सर एग्जाम में कैसे फंसाएगा आपको। मैं यहाँ क्या बोला, ये सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये महादेव किसका विस्तार है, सतपुरा का ही है ना। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी तो कहेंगे धूपगढ़, और अगर आपसे पूछ लिया जाए महादेव की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो भी धूपगढ़। अब ऐसा मत बोलिएगा आप कि सर आप बोले थे कि धूपगढ़ स्थित है महादेव पर्वत श्रेणी में, और एग्जाम में पूछा कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो हम महादेव को धूपगढ़ को टिक नहीं मारे, क्योंकि ये तो महादेव पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है। अरे भैया आपसे सेटर ये जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि महादेव पर्वत श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है धूपगढ़, ये महादेव पर्वत श्रेणी किसका विस्तार है, सतपुरा का ही विस्तार है, ये आपको पता है कि नहीं, ये चेक करना चाहता है। तो अगर आपसे सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो भी धूपगढ़, और महादेव पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो भी आप क्या कहेंगे, धूपगढ़। अब याद रखिएगा सतपुरा में ही, सतपुरा पर्वत श्रेणी में ही आपका एक हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, पंचमरही, ठीक है ना, पंचमरही हिल स्टेशन स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, ठीक है ना,
क्यून ऑफ सतपुरा भी कहते हैं, ये भी आपके कई बार पूछा गया है। तो पंचमरई कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी में पंचमरई हिल स्टेशन स्थित है, मध्य प्रदेश में भैया, चल जाइएगा कभी घूमने के लिए, ठीक है। और क्यून ऑफ सतपुरा जिसे हम लोग कहते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अब देखिए मैकाल, मैकाल कहाँ गया मैकाल, ये रहा मैकाल, देखिएगा ये तो हो गया आपका। चलिए अब मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, ये रहा मैकाल, ये मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, इसको हम लोग कहते हैं अमरकंटक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमरकंटक, छोटा कर देते हैं थोड़ा साइज। ये हो गया आपका अमरकंटक, ये हो गया आपका अमरकंटक, और ये क्या हो गया आपका धूपगढ़, ठीक है, ये हो गया आपका धूपगढ़, और ये हो गया आपका सद्भावना, ये हो गया आपका सद्भावना, ठीक है। चलिए तो सतपुरा पर्वत श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, या आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बतलाइए, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे आएगा ये जो भी पॉइंट होगा। मैकाल, अभी हम आपको फिर से क्लियर कर देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो याद रखिएगा अमरकंटक है भैया, यही अमरकंटक, ठीक है ना, यही अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी, महानदी, सोन नदी और महानदी निकलती है, ठीक है, इसी अमरकंटक से। तो अमरकंटक स्थित है जिसकी हाइट 1000 के आसपास, याद रखिएगा 1060 मीटर जो भी बोल सकते हैं। यह सतपुरा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, क्योंकि मैकाल पर्वत श्रेणी किसका विस्तार है, यही सतपुरा का। तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, और मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब देखिए अमरकंटक भी सतपुरा की ये दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी, और मैकाल पर्वत श्रेणी की ये सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगी। दैट्स ऑल, खत्म। अब ये आपको मैं एक बार यहाँ से क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं आपको, सबसे अच्छा रहेगा इस फिगर में। इसको हम लोग पहले हटाते हैं। चलिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलिए उसको पहले खत्म करते हैं। सबसे पहले हमको ये बताइए, अरावली क्या आपको याद आ रहा है, कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है, ऐसे विस्तार है ना जी। कुछ पार्ट आपका गुजरात में दिख गया, आपको राजस्थान में दिख गया, हरियाणा में दिख गया, दिल्ली में दिख गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको क्या बतलाया था, अरावली पर्वत श्रेणी के। अरावली पर्वत श्रेणी को चलिए रिवाइज ही कर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है, ये रहा, देखिए सब कुछ तो लिखा हुआ है, ये तो टेंशन क्या। यहाँ मैंने आपको बतलाया कि ये आपका विस्तार है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। दिल्ली में इसको हम किस नाम से जानते हैं, रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है सर। उत्तर से दक्षिण स्थित है। किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स आपको समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, जिसका हाइट क्या है 1722 मीटर। 1722 मीटर, ये आप देख सकते हैं गुरु शिखर पर्वत को। ये हो गया आपका गुरु शिखर पर्वत, और इसी के जस्ट बगल में एक और आपको मैंने बताया था क्या चोटी है, ये चोटी देख सकते हैं माउंट आबू है, जो राजस्थान में स्थित है, जैन मंदिर के लिए फेमस है, जैन धर्म के लिए फेमस है। इसके बाद आपको आइए तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में है, प्रीकैम्बियन महाकल्प में बना है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, माउंट आबू चोटी है, राजस्थान, जैन धर्म के लिए दिलवारा की जैन मंदिर स्थित है। चलिए इस फिगर में हम आपको चोटी दिखा देते हैं। मेन मकसद हमको चोटी याद करवाने हैं आपको। एक हो गया आपको गुरु शिखर और एक हो गया आपका माउंट आबू। चलिए क्लियर है ना, ये हो गया आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी, और ये हो गया आपका माउंट आबू, ठीक है, ये हो गया आपका माउंट आबू। अब आइए हम लोग विंध्याचल पर्वत को श्रेणी देखते हैं। कुछ गुजरात में है, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, उधर छत्तीसगढ़, थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश में भी आते हुए ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेगा, थोड़ा सा ये आपका छत्तीसगढ़ भी घुसता है। तो गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी किसका विस्तार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन है, सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, देखते चलिएगा। रेसिडुअल माउंटेन का चूना पत्थर, गुजरात, ये सब है। इसके बाद इसको दो भाग में भारत को बांटता है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। कैलिडोनियन काल में इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, याद आ रहा, 2467। अब देखिए इसी कारण सद्भावना शिखर 2467 में जो मध्य प्रदेश में स्थित है, पश्चिम से पूर्व। अब इसके बाद हमने आपको क्या बतलाया सर, इसके बाद हमने बताया सतपुरा, महादेव और मैकाल के बारे में, है ना। अब इसमें ऊंची चोटियां हमने आपको ये हो गया आपका धूपगढ़ और ये हो गया आपका अमरकंटक। ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ये महादेव हो गया, महादेव की पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, 1367 के आसपास है हाइट इसकी, और ये सतपुरा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी हो जाएगी क्या आपका
क्या बताया था भाई मैंने, अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पे आइए सतपुरा पर्वत श्रेणी, ये कौन सा पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है सर। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर, जो मध्य भारत की भी ऊंची चोटी है, और कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि यहीं पे एक हिल स्टेशन है, पंचमरई हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश में, क्यून ऑफ सतपुरा भी कहा जाता है इसको। और फिर मैंने बताया कि मैकाल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी अमरकंटक है, 1060 मीटर है, और ये आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया आपका मध्य भारत में जितने भी पर्वत श्रेणी है। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की। जब आप दक्षिण भारत को देखेंगे, मैं बहुत कुछ आज मैं थोड़ा बहुत मतलब कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से रूबरू करा दूंगा, ताकि कल आपको नया नहीं लगेगा। ये हो गया ना भाई खत्म, देखिए ये आपका खत्म, क्या क्या हो गया, अब इसको हम पहले मिटाते हैं, समझिएगा भाई क्या क्या खत्म हुआ, इसको आप समझते चलिए। चलिए तो क्या हम कह रहे थे, एक मिनट भाई, यहाँ तो हम पहले आपको कुछ चीज़ दिखा देते, देखिएगा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये हो गया पामीर का पठार, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वृहद हिमालय, ठीक है भाई। उसके बाद आपका ग्रीन कलर से हम हमेशा दिखाते हैं मध्य हिमालय को, ये हो गया मध्य हिमालय, और देन आपका ये बाह्य हिमालय आ गया। इसके बाद फिर मैंने आपको बोला था, इसका कलर ले लूं, कि ये आपका वृहद हिमालय का एक्सटेंशन पार्ट ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, और यही नॉर्थ ईस्ट का, यही जो आप देख रहे हैं, यही वृहद हिमालय आया। और देखिए ये आपका अंडमान और निकोबार बाहर निकला हुआ पार्ट है, जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं, क्योंकि ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ यही वृहद हिमालय। बहुत सारे भूगोलवेत्ता मानते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं ना, ये वृहद हिमालय का ही विस्तार है। ये पार्ट पानी में डूब गया है और ये पानी से ऊपर आ गया, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, इसलिए ये लैंड बन गया। तो अंडमान निकोबार, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, इसलिए हम इसे द्वीप का नाम दे दिए, लोग यहाँ रहने लग गए। समझ में आ गया भाई। दूसरी बात, इसमें हमने अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा नाम बताया, आपके पांचों याद हो गया होगा आपको, मैं अभी यहाँ नहीं करूंगा। नेक्स्ट आइए, अब आपका मध्य भारत की बारी आई थी, तो हमने यहाँ से यहाँ चला, आपका पूरा का पूरा ये हो गया आपका अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बाद आपका यहाँ से मैंने आपको चला था गुजरात मध्य प्रदेश होते हुए, आपका मैं थोड़ा सा मैंने आपका यूपी और छत्तीसगढ़ टच किया था, और झारखंड टच करते हुए आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी खत्म कर दिया। इसके बाद फिर आपका सतपुरा, महादेव और मैकाल। सतपुरा पर्वत श्रेणी का ही ये क्या है, आपका पूरा का पूरा विस्तार था, यानी ये हो गया आपका पूरा मध्य भारत कंप्लीट, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं, ये आपका जो हो गया ये पूरा का पूरा ये अरावली, देखिएगा ये हो गया अरावली पर्वत श्रेणी, ये हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये हो गया आपका सतपुरा, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणी। चलिए क्लियर है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मध्य भारत। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया आपका, एक मिनट, ये क्या हो गया, अब पढ़िए तो तरीके से ना पढ़ेंगे सर। ये हो गया आपका मध्य भारत, मध्य भारत का पर्वत हो गया, ये मध्य भारत का पर्वत कंप्लीट हो गया। ये आपका नॉर्थ पर्वत कंप्लीट हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पर्वत कंप्लीट हो गया। अब बचा है आपका साउथ वाला पर्वत, यानी कि एक पश्चिमी घाट देखेंगे, पूर्वी घाट देखेंगे, खत्म। एक क्लास में इसको खत्म करेंगे कल। हाँ, कल लोड लास्ट रहेगा और कल मेहनत भी ज़्यादा लगेगा पढ़ने के लिए, याद रखिएगा। कोशिश कल ही खत्म करना है मुझे एनी हाउ, क्योंकि कल आपका 30 तारीख मई हो जाएगा और मई खत्म, और आपका माउंटेन मेरा टारगेट था खत्म करना, और मैं 2 दिन गैप करने के बावजूद भी मैंने ले लिया, कल 2 क्लास दिया, कल परसों मैंने भाई, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, मुझे क्या करना था डिस्कशन आज, हाँ पश्चिमी घाट के बारे में। तो साउथ इंडिया में जो पर्वत है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया, यानी कि माउंटेन, यानी कि जो पर्वत आपके प्रायद्वीप भारत में स्थित है, यानी कि साउथ इंडिया में स्थित है। तो एक आपका जो है ये पश्चिमी घाट जो आप देख रहे हैं, इसी से सटा हुआ एक आपका घाट है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, जिसका विस्तार यहाँ पे नर्मदा नदी आती है, ये नर्मदा नदी से लेकर के आपका कर्नाटका तक है इसका विस्तार, और ये बिल्कुल सतत है, ये कंटिन्यू है। और इधर आप जब देखेंगे तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, ये कटी छटी है, यानी कि खंडों में देख सकते हैं, एक खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। इसके पीछे का रीजन क्या है ना, मैंने ये बोला था कि इस मतलब कि जो भारत का जो ढाल है ना, पश्चिम से पूर्व की होती है, तो बहुत सारी नदियां इधर आएगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके कारण ये क्या हो जाता है ना, ये पर्वत श्रेणी को काट दिया है ये नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसलिए कई खंडों में पूर्वी घाट बढ़ गया है। इसका पीछे का रीजन, क्योंकि इधर ढलान इधर है, लेकिन 2 नदियां इधर मिलेगा आपका नर्मदा, तापी। इसके पीछे का रीजन ये सतपुरा और महादेव और मैकाल, ये कैसा माउंटेन था, ब्लॉक माउंटेन भ्रंश, क्योंकि वो घाटी बनाने का ढलान इधर बन गया, ये 2 नदियां इधर निकलती है, अरब सागर में गिरती है। तो पूछेगा कि कौन सी 2 नदियां अरब सागर में, तो ये रिवर वाला पार्ट है। तो लेकिन समझिए कि इसको माउंटेन से कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता, तो ये समझ में आ गया। ये क्या है आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी,
ठीक है। इसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सह्याद्री के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक और पर्वत श्रेणी मिल रहा है, इसे हम कहते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जो आपका केरल में है। इसे हम लिख दे रहे हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। और ये है आपका कार्डमम हिल्स, ये है आपका कार्डमम हिल्स, ये आपका केरल में स्थित है। ये आपका केरल तमिलनाडु में। इसमें भी कुछ ऊंची चोटियां होगी, इसमें भी कुछ ऊंची चोटियां होगी, इसकी भी ऊंची चोटी होगी, इसकी भी ऊंची चोटी होगी। मैंने क्या कह दिया सर, मैंने अब ये कहा फ्रेश फिगर में आइए कि ये जो आपका पश्चिमी तट जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको पश्चिमी तट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, तट है, ठीक है। ये जो तट आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको तट दिख रहा है, मैंने ये कहा कि इस जो ढाल जो है ना भारत का, ये इस प्रकार से ढाल है, इसलिए जो नदियां फ्लो करेगी इस प्रकार से फ्लो करेगी। तो ये जो नदियां इधर फ्लो करने के कारण, तो यहाँ पे जो इस पूर्वी घाट से सटा हुआ जो तट का फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा खंडों में छट गया है, ये कटा हुआ भाग खंडों में बटा हुआ मिला, क्योंकि नदियां इसको काट दिया। इसे हम क्या नाम देते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है ना, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो कैसा है, सतत है, नहीं, ये डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू है, यानी कि ये खंडों में विभाजित हो। क्यों, रीजन समझ में, नदियों के फ्लो के कारण। अब इसके बाद मैंने यहीं पे आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको एक और घाट मिलता है, जस्ट यहाँ से नर्मदा नदी से स्टार्ट होगा ये घाट आपका, इसी पश्चिमी से घाट से सटा हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मोटा कर दे भाई, इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी घाट। ये यहाँ से यहाँ कर्नाटक तक है, ठीक है ना, कर्नाटक तक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। अब इसमें भी बहुत सारी क्या होंगी, चोटियां होंगी इस प्रकार से, इसमें भी क्या होंगी, चोटियां होंगी, हो कि नहीं, होगी कि नहीं भाई, इसमें भी क्या होगी, चोटी होगी, इसमें भी क्या होगी, चोटी, क्योंकि ये श्रेणी है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक पर्वत श्रेणी है जो आपका पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट को जोड़ेगी। पूछा जाएगा आपसे कौन सा पर्वत श्रेणी है, जिसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी को हम लोग कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। होप शो कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, अब दिखेगा, मैं इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। ये हो गया आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को मिलाने वाला पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अब भैया सिंपल सी बात, इस नीलगिरी पर्वत श्रेणी में भी कोई चोटी होगा, अगर इंपॉर्टेंट है तो याद करेंगे। फिर आइएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बाद इसका एक और आपको यहाँ पे दो और आपको पढ़ना है पर्वत श्रेणी, इस प्रकार से है, जो आपका कुछ, एक मिनट अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि इसका विस्तार याद करने में आपको आज ही सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे कि ये आपका विस्तार है इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका इधर है, एक मिनट यार उल्टा बन गया, ये आपका विस्तार ऐसे है, एक पर्वत श्रेणी है और एक पर्वत श्रेणी ऐसे है। तो इसको हम लोग कहते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार आपका केरल में भी है, ठीक है, और तमिलनाडु में भी। देख सकते हैं ये केरल हो गया और ये आपका तमिलनाडु हो गया। और ये जो पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं जो केरल में मिलता है, इसे हम कहते हैं कार्डमम हिल्स, ठीक है, कार्डमम हिल्स। तो भैया इसकी भी कुछ ऊंची चोटी होगी, इसमें भी कुछ ऊंची चोटी है, ये याद करना है। तो समझ में आ गया ना आपको, टारगेट कल का, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी हमें पढ़ना है, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पढ़ना है हमें, उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रेणी पढ़ना है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पढ़ना है, कार्डमम हिल्स पढ़ना है। अब देखिएगा भारत के सबसे दक्षिण में पूछा जाएगा कौन सा पर्वत श्रेणी, तो आप क्या बोलेंगे, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है भाई, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है, तो पर्वत श्रेणी मैंने बोला तो कार्डमम हिल्स। और सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी चोटी, तो ये जो चोटी होगी उसका नाम कल हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना, आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी होगा वह बताइएगा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी, तो आप ऐसे बताइएगा। समझ में आ गया कल का टारगेट, यानी कि लास्ट हम लोगों का माउंटेन का पार्ट क्या है, ये पश्चिमी, बड़ा नहीं है, आपको लग रहा होगा सर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, कार्डमम हिल्स, तो बड़ा नहीं है, एक एक चोटी, दो दो चोटी है, थोड़ा सा पूर्वी घाट में लोड लगेगा, बस खत्म हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया आज की क्लास, होप शो कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। बाकी एकदम परेशान नहीं होना है, क्यों नहीं परेशान होना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप देखेंगे यहाँ पर आइएगा तो आपको मैंने टोटल मैंने यहाँ आइए, टोटल मैंने क्या करवाया था, अभी मैंने यहाँ पे 9 पर्वत श्रेणियाँ करवाया था, ठीक है ना। 9 पर्वत श्रेणी से अब हम लोग आगे निकल चुके हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये यही तो मेन भाई मलाई है जो यहाँ पे आ रहा है, देखिए यही मेन मलाई आपका, ये हो गया यहाँ तक आपका 9 पर्वत श्रेणी और इसकी चोटी। इसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट की देखिए सारी की सारी मैंने लिख रखा है भाई, सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होगा 9वां नंबर में, क्या चलेंगे हम लोग, मध्य भारत में, ठीक है ना, मिडिल इंडिया,
मिडिल इंडिया माउंटेन, मिडिल इंडिया माउंटेन, मिडिल इंडिया माउंटेन यानी कि मध्य भारत की पर्वत श्रेणी, की मध्य भारत की पर्वत श्रेणी, मध्य भारत की पर्वत श्रेणी। अभी देखिए देखिए, ये अगर आप नहीं खुद से भी करिएगा ना तो जीके कभी नहीं होगा आपका अपना, याद रखिएगा। मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, पागल हूँ क्या कि नहीं मैं छोड़ दूँ लिखना भाई, मैं भूल जाऊंगा। तो मध्य भारत में मैंने क्या क्या बताया था भैया, एक पहले मैंने आपको बताया अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली, अरावरी पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। अरावरी पर्वत श्रेणी बताया, इसको थोड़ा सा हम लोग मूव कर लेते हैं नीचे ताकि जगह बनेगा, इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रेणी। अच्छा, अब हमको ये बताइए, अरावली पर्वत श्रेणी में मैंने आपको ऊंची चोटी बताई, 2 चोटी, ईमानदारी पूर्वक बनाइए, याद है? याद क्यों नहीं है भैया? गुरु शिखर याद करिए ना, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको याद करवाया था, गुरु शिखर और माउंट आबू। तो गुरु शिखर, गुरु शिखर ऊंची चोटी है सबसे ज़्यादा, इसकी ऊंची चोटी है। और इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, माउंट आबू, ठीक है। मैंने क्या बताया था इसके बाद, माउंट आबू। नेक्स्ट फिर मैंने आपको क्या बताया, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी में मैंने आपको ऊंची चोटी बस एक ही बताया सर, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। अच्छा, सद्भावना शिखर से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद करना है, क्या याद करना है, माउंट आबू किस धर्म के लिए फेमस है? तो आप कहेंगे सर जैन धर्म के लिए। सद्भावना शिखर का हाइट आपको याद रखना होगा 2467 मीटर है, क्योंकि सबसे ये पुरानी पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी भी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट पर्वत श्रेणी आपने कौन सा देखा सर? नेक्स्ट आपने देखा सर सतपुरा पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी देखा आपने सर। सतपुरा पर्वत श्रेणी में आपने जो ऊंची चोटी सबसे देखा वो था आपका धूपगढ़। ये किस पर्वत श्रेणी में था? तो ये महादेव पर्वत श्रेणी में था, महादेव पर्वत श्रेणी में था, ठीक है, महादेव पर्वत श्रेणी में था। सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी मध्य भारत की, मध्य भारत की भी है ये, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सबसे याद करवाऊंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय, सॉरी हिमालय की जो भारत में सब स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। या फिर बोला जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन अस्टीन जो आपका पीओके में स्थित है। फिर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ हो जाएगा, और यही धूपगढ़ आपका क्या है, सतपुरा की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुरा की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सतपुरा की भी ऊंची चोटी हो जाएगी। और एक और आपको मैंने बताया सतपुरा पर्वत श्रेणी में ही क्या बताया था मैंने, सतपुरा के बाद क्या बताया था भाई, अमरकंटक, अमरकंटक चोटी है ना, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी जो है। अच्छा, धूपगढ़ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था भाई, धूपगढ़ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मध्य भारत की ऊंची चोटी है, और ये सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, महादेव, ये हाँ, अमरकंटक चोटी जो है, अमरकंटक चोटी जो है ये कहाँ स्थित है, मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित था आपका अमरकंटक, 1060 मीटर हाइट था अप्रॉक्स इसी के आसपास, ठीक है ना, 1060 मीटर के आसपास। चलिए, ये आपका अब देखिए सारा पर्वत श्रेणी भी यहाँ पे एक जगह होते चल रहा है, चोटियाँ भी एक जगह होते चल रहा है। तो पढ़ने में मज़ा तब आपको आएगा जब आपको इस प्रकार से कंटेंट रेडी रहेगा आपके पास। हालांकि मैं तो रेडी करके दे दूंगा, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही मेहनत किया सर, तब जा करके कुछ हुआ है, और कुछ हो भी सकता है, अदरवाइज जीके फिर आपका कभी अपना नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक